हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल नंबर्स को। ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स हैं जिन्हें हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखिए, आज के टाइम पे तो हमें पता है कि काउंटिंग के नंबर क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। बट आज से हज़ारों साल पहले लोगों को काउंटिंग नहीं आती थी, उन्हें नहीं पता था कि काउंटिंग क्या होती है। तो वो उस टाइम पे अपना काम कैसे चलाते होंगे बिना काउंटिंग के? तो वो क्या करते थे, आज से हज़ारों साल पहले लोग क्या करते थे, गाय वगैरह पालते थे। तो क्या होता था कि गायों का झुंड सुबह जाता था और शाम को चरने के बाद वापस आ जाता था। तो किस तरीके से देख पाते होंगे कि हमारा गायों का झुंड वापस आया कि नहीं आया, ये इसमें से कोई गायब तो नहीं है? तो वो कैसे पता लगाते थे, जबकि उनके पास ना तो कोई नंबर था ना ही कोई सिंबल था। तो वो क्या करते थे, वो एक क्ले पॉट लेते थे और कुछ पेबल लेते थे। तो जैसे कि सुबह मॉर्निंग में गाय जा रही है, गायों का झुंड जा रहा है सुबह, तो वो 1 बाय 1 क्या करते थे, इससे एक गाय जा रही है तो वो एक पेबल निकाल के क्ले के अंदर डाल देते थे। ऐसे ही दूसरी जाती थी तो दूसरी को भी क्ले के अंदर पेबल को डाल देते थे। ऐसे ही वो इस तरीके से पूरी जब गाय निकल जाती थी, उस तरीके से पूरा क्ले पॉट वो पेबल से भर जाता था। फिर शाम को जब वापस लौटती थी गाय, एक गाय जब अंदर आ रही है तो एक पेबल क्ले पॉट से निकाल देते थे, ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा। तो इस तरीके से वो श्योर कर लेते थे कि हमारा जो झुंड है गायों का वो पूरा का पूरा आ गया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, ये करने के लिए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का यूज करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने पूरे गाय के झुंड को देख लेते थे कि वो पूरा का पूरा आया है कि नहीं आया है। तो लेकिन उस टाइम पे भी क्या करते थे, लोग काउंटिंग करते थे, बट उनका तरीका क्या था, अलग था। वो नंबर्स को नहीं जानते थे, वो क्या कर रहे थे, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का यूज कर रहे थे। वही चीज आगे जाकर क्या आई, नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट हुई। तो हमने देखा ना, मैंने अभी बताया आपको, जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं वही नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये बात करी हमने नेचुरल नंबर्स की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम इसे डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। उसके बाद एक और हिस्ट्री निकल के आई, जब लोगों ने क्या किया, बोन्स के थ्रू जो है नंबर्स को समझा, ठीक है। अब देखिए, हमारी जो पहली इसमें बोन गिवन है वो है लेबम्बो बोन। ये लेबम्बो बोन क्या है, कितने साल पुरानी है ये 35,000 to 43,000 ईयर्स ओल्ड बोन है। ये कहाँ मिली थी, लेबम्बो माउंटेन्स में मिली थी, अफ्रीका और स्विट्जरलैंड के बीच। ये जो आपकी बोन है, ये क्या है, एक सबसे पुराने काउंटिंग टूल में से एक आपका टूल है, ठीक है, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। तो ये मैंने आपको बात बताई कि नंबर्स को हमने किसके थ्रू जाना, हिस्ट्री में लेबम्बो बोन के थ्रू जाना। ऐसे ही हमारी सेकंड जो बोन गिवन है वो है इशांगू बोन। इशांगू बोन क्या है, 20,000 ईयर्स ओल्ड है। ये कहाँ आपकी मिली थी, ये मिली थी हेड वाटर्स ऑफ नाइल रिवर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में, ठीक। जैसे कि आपकी यहाँ पर एक बोन दी हुई है, आप इसमें देख रहे हो, ये छोटे छोटे से आपके नॉचेस दिए हुए हैं। तो इन्हें बोल रहा है, इन्हें जो है हमने क्या करा, उस टाइम पर लोगों ने इन्हें जो है काउंटिंग के लिए यूज किया, ठीक है। इन्हें जो लाइन जो आपको गिवन है ये आपको उस समय उन्होंने यूज किया इसको नंबर्स के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा टेलीमार्क में भी हम 1, 2, 3, 4, 5 पे कट कर देते हैं, ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10 पे कट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम भी यहाँ यूज करते हैं नंबर्स को दिखाने के लिए। उस टाइम पे इस टाइप का इशांगो बोन में जो है इस टाइप के जो आपके नॉचेस दिए हुए हैं, इस टाइप से उन्होंने जो है नंबर्स को देखा। तो ये बात मैंने बताई आपको बोन्स के थ्रू, कि बोन्स के माध्यम से जो है लोगों ने नंबर्स को कैसे देखा हिस्ट्री में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर इन ट्रेड एंड एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। अब जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा तो हमारा व्यापार भी बढ़ा, तो उसमें कैसे मैथ्स की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर हम वो देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया में मैथ्स का यूज़ कैसे करते थे, ठीक है। तो देखिए, नीड फॉर लार्जर नंबर।
तो जैसे जैसे व्यापार बढ़ा तो हमें क्या पड़ी, बड़े नंबरों की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप टॉफ़ी ख़रीदने जाते हो तो टॉफ़ी क्या है, 1 रुपीज़ की 1 आ जाती है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, कम नंबरों में जो है चीज़ें जो है खरीदते हो। अब जैसे कि मान लो आपको फ़ोन खरीदना है तो फ़ोन के लिए आपको एक बड़ी अमाउंट चाहिए होगी, तो वो क्या है, एक लार्ज नंबर है। तो ऐसे ही जब हमारा व्यापार छोटा था तो हमें छोटे नंबरों की ज़रूरत पड़ती थी। अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ा तो हमें नंबर भी बड़े लेने की ज़रूरत पड़ी, तो नीड फॉर लार्जर नंबर। सिविलाइजेशन की ग्रोथ के साथ साथ जैसे कि आपने देखा होगा हिस्ट्री में हड़प्पा और लोथल में, तो इसमें व्यापार में चीज़ों को नापने के लिए स्टैंडर्डाइज वेट और मेज़र यूज़ किए गए। स्टैंडर्डाइज वेट से मतलब है कि जैसे कि आपके बाट होते हैं 1 kg 2 kg इस टाइप से, और तराजू का यूज़ किया गया। ट्रेस फॉर गुड्स रिक्वायर्ड एक्यूरेट काउंटिंग, और चीज़ों के आदान प्रदान के लिए भी एक्यूरेट काउंटिंग का यहाँ पर जो है वो यूज़ किया गया। अब जो प्राचीन इंडिया में जो विद्वान थे, प्राचीन इंडिया के विद्वान थे, उन्होंने जो है 10 की पावर से लेकर 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 12 के लिए कुछ नाम दिए। जैसे कि आप यहाँ पर 10 to 10 की पावर 12 के उन्होंने नाम दिया है परार्धा। ललित विस्तार में भी 10 की पावर 53 तक जो है नंबर्स को डिस्क्राइब किया गया था, उसके लिए एक नाम दिया हुआ है यहाँ पर तलक्ष। ऋग्वेद में भी बड़ी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए 10 की पावर का यूज़ किया गया था। फिर इंडिया में जो है डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, इसी के साथ जो है जीरो का भी यहाँ पर इन्वेंशन हुआ है, और जो जीरो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है मैथ्स की। अब एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगॉट्स। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, जैसे कि आज के टाइम पे हम दुकान जाते हैं तो हम पैसों के बदले सामान लेते हैं, बट पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग कुछ चीज़ देते थे और उसके बदले जो उन्हें चीज़ लेनी होती थी वो लेते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि एक व्यापारी है जो बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले कॉपर इंगट्स को लेता है, ठीक है। ही रिसीव 15 इंगट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। वो क्या करता है, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले 15 इंगट्स को लेता है। अब आपसे कहा जा रहा है इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस को लेके मार्केट में जाता है तो हाउ मेनी कॉपर इंगट्स विल बी लीव विद, तो वो अपने साथ जो है कितनी कॉपर इंगट्स को लेकर आएगा। कॉपर इंगट्स का मतलब है कि कॉपर के आपकी ब्रिक, ठीक है, या फिर टुकड़े हम कह सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले वो 15 इंगट्स को ले रहा है, तो वो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस में जो है वो कितने कॉपर इंगट्स को लेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए पहले हम 1 बैग ऑफ स्पाइसेस फाइंड कर लेते हैं। तो 15 इंगट्स हमें मिलेंगे 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस के बदले, ठीक है। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा 15/2, तो 15/2 इंगट्स हो जाएगा आपका 1 बैग ऑफ स्पाइस। तो हमें किसके लिए फाइंड करना है, 12 बैग के लिए फाइंड करना है। तो हम 12 बैग के लिए फाइंड करेंगे, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15/2 मल्टीप्लाई करेंगे इसे 12 से, तो हमारे पास इतने जो हैं वो कॉपर इंगट्स आ जाएंगे। ये हमने फाइंड कर लिया अब 12 के लिए, ठीक है। 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, 2 से हम डिवाइड दे देंगे 12 में, तो यहाँ पर 6 टाइम कर जाएगा। 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 90 आएगा, तो 90 कॉपर इंगट्स जो होंगे वो 12 बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले व्यापारी को मिल जाएंगे। ओके, तो इस टाइप से आपको ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेनी थी। अब सेकंड प्रॉब्लम में कहा जा रहा है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन 1 कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। आपसे कहा जा रहा है कि इस सीक्वेंस ऑफ नंबर को देखो ऑन 1 कॉलम ऑफ द, ये सिर्फ एक कॉलम के लिए शांगो बोन के लिए दिया हुआ है 11, 13, 17, 19।
व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, इन नंबर्स में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न, आपको ऐसे ही 3 और नंबर्स लिखने हैं जो इस पैटर्न में फिट हो रहे होंगे। तो हमारे नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, 11, 13, 17, 19। अब इन नंबर्स में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन है इनमें, इन नंबर्स में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, ये सभी नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो क्या है, जो खुद के टेबल में आते हैं। जैसे कि 11 है, 11 किसी की टेबल में आता है, नहीं। 13 किसी की टेबल में आता है, नहीं। 17 किसी की टेबल में आया, नहीं, अपनी टेबल में। 19 किसकी टेबल में आया, नहीं, अपनी टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर्स जो अपनी टेबल में आते हैं, मतलब जो खुद से ही आ रहे हैं, ठीक है, या तो उनका 1 उनका फैक्टर है या तो वो खुद अपने फैक्टर हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो जो ये आपको दिया हुआ है सीक्वेंस इशांगु बोन का, वो क्या दिया हुआ है, प्राइम नंबर्स का एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ये सभी नंबर्स क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। अब इसी पैटर्न को हमें आगे कंप्लीट करना है। तो 11 आया, 13 आया, 17 आया, 19 आया, ये हमारे पास जो प्राइम नंबर दिए हुए हैं वो 10 to 20 दिए हुए हैं, हमें आगे 3 और लिखने हैं। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, 11, 13, 17, 19 तो हमारे पास है। तो नेक्स्ट 3 आपके हो जाएंगे, नेक्स्ट 3 हम बताएंगे यहाँ पर। तो देखिए 19 के बाद ऐसा नंबर हमें बताना है जो खुद की टेबल में ही आता हो। तो 19, 20 तो नहीं, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, 23 क्यों नहीं, देखिए 22 की टेबल से चले जाएगा, ठीक है, 5 की टेबल में आ जाएगा, मतलब 20 अदर नंबर की टेबल में भी आ जाता है, 21 भी आ जाता है, 22 भी आ जाता है, 23 नहीं आता। तो 23 क्या हुआ, यहाँ से प्राइम नंबर हुआ। 23 के बाद 24 आ जाता है, 25 भी आ जाता है, 26 भी, 27 भी आ जाता है, 28 भी, 29 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 29 के बाद 30 तो आता ही है, फिर उसके बाद आपका 31 हो जाएगा, 31 भी अपनी टेबल में ही आएगा, ठीक है। तो ये नंबर मैंने आपको 3 और बता दिए जो क्या है, आपके प्राइम नंबर्स हैं, और इस पैटर्न को क्या कर रहे हैं, आपका इस पैटर्न के हिसाब से फिट है, 23, 29 एंड 31, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनका फैक्टर या तो 1 होता है या वो खुद अपने फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहा जा रहा है वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप कह रहा है कि आप जानते हो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होते हैं, मतलब कि द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर्स, क्लोज होने का मतलब क्या है कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या यही चीज क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोज होगी, नेचुरल नंबर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन भी होंगे, आपसे ये कहा जा रहा है। देखते हैं अभी, प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर, आपको एग्जांपल देना है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। तो हमसे कहा गया है कि अगर हम 2 नेचुरल नंबर ले रहे हैं, मान लो मैंने 2 नेचुरल नंबर ले लिए कोई से भी, ठीक है, मान लो मैंने एक ले लिया आपका 3, एक मैंने ले लिया आपका 7, तो 3 और 7 को हमने ऐड किया और 10 आया। ये एक नेचुरल नंबर था, ये भी एक नेचुरल नंबर था, जो आया ऐड करके वो भी क्या आया, नेचुरल नंबर आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो क्लोज हो गया, ठीक है, अंडर एडिशन। अब हमसे कहा गया है क्या यही चीज सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है। तो मान लो मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ, तो 2 नंबर लेती हूँ मैं पहले यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिए, एक मैंने नंबर ले लिया यहाँ पर 4 और एक नंबर मैंने ले लिया आपका 6, ठीक है, ये 2 नंबर मैंने लिए। इन नंबर को देखना है क्या सब्ट्रैक्शन के केस में भी ये जो है आपके क्लोज्ड होंगे, मतलब कि अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमको अगेन नेचुरल नंबर मिलेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखिए 4 और 6 मैंने 2 नेचुरल नंबर लिए। अब देखो मैं अगर इनको क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, अगर मैं क्या कर रही हूँ 6 में से 4 को माइनस कर रही हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 6 माइनस 4 कितना होता है, 2। 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यहाँ तो ठीक है सब्ट्रैक्शन केस में क्लोज तो है, बट अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं यहाँ पर 4 माइनस 6 कर दूं, ऐसा भी तो कर सकती हूँ क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं, ऐसे भी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4 माइनस 6 छोटे में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, अब क्या मिलेगा, 2 तो मिलेगा, बट किसका मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, क्योंकि 6 के आगे साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है।
4 माइनस 6 2 तो होगा, बट माइनस के साइन के साथ होगा। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ हमारी प्रॉपर्टी क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? नो, इट इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया और अपना यहाँ पर एग्जाम्पल देके बता दिया कि ये जो है वो क्लोज नहीं होंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। देखो, पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, फिंगर के जॉइंट से जो है वो काउंट करते हैं, जो कि हम आज भी करते हैं। जब भी हमें कुछ काउंटिंग करनी पड़ती है छोटी, तो हम अपने हैंड्स का ही यूज करते हैं। ऐसे पहले के टाइम के लोग भी करते थे। तो वो कह रहा है कि क्या करते थे, अपने फिंगर्स के जॉइंट का वो यूज करते थे काउंट करने के लिए। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स। आपने देखा होगा हमारी जो फिंगर्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, 3 जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी 4 फिंगर्स है, तो हमारे कितने हो जाएंगे आपके 3, हर एक फिंगर में 3 जॉइंट है, और हमारी फिंगर कितनी है 4, तो कितने हो जाएंगे 3 × 4 12, तो हमारे 12 जॉइंट्स आ जाएंगे। एंड द थंब इज यूज टू काउंट देम, और जो हमारा थंब होता है वो यूज करता है काउंट करने के लिए। इस तरीके से हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी कैन यू काउंट वन हैंड, तो एक हैंड से हम कितना काउंट कर पा रहे हैं, मैंने भी बताया आपको कितना कर पा रहे हैं एक हैंड से हम काउंट। अगर हम इस तरीके से करें तो कितना काउंट कर पा रहे हैं हम, 12 काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम, तो ये किस तरीके से जो है वो रिलेट कर पा रहा है एंशिएंट बेस्ड, मतलब पहले के टाइम पे जो बेस 12 काउंटिंग सिस्टम था उससे ये कैसे रिलेट कर पा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि पहली बात तो जो हमारे टोटल हाउ मेनी कैन यू काउंट वन हैंड, तो वन हैंड जो काउंट होगा वन हैंड के लिए वो हो जाएगा आपका 4, आपकी पूरी 4 फिंगर हो गई और 3 जॉइंट हो गए, तो कितना काउंट कर पाएंगे आप, 4 3 जा 12, वन हैंड से आप 12 काउंट कर पाएंगे। तो देखो, पहले लोग हाथ से ही अपना करते थे। ठीक है, हैंड से ही वो काउंटिंग करते थे फिंगर्स के थ्रू, तो उनके लिए क्या था, इजी था, 12 काउंटिंग सिस्टम का यूज करते थे, बेस 12 काउंटिंग सिस्टम का वो यूज करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहां से रिलेट कर सकते हैं। अब जो है बात आती है जीरो की, जो कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो द रिवॉल्यूशन ऑफ शून्य, ये शून्य कैसे आया, इस शून्य को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त इन 628 CE gave the first known systematic rule for performing arithmetic with zero। ठीक है, उसके साथ मतलब अर्थमेटिक के साथ जीरो को लेकर कुछ रूल्स बनाए। ठीक है, उन्होंने जो है यहाँ पर ब्रह्मगुप्त ने जो है वो जीरो को वर्ड को दिया है। तो देखिए, अभी तक हमारे नेचुरल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे सारे नेचुरल नंबर्स थे। अब ब्रह्मगुप्त ने हमें क्या कराया, हमें जीरो को भी दे दिया, तो हमारे जो नंबर्स थे इस तरीके से क्या हो गए, वो पूरे हो गए, मतलब कि हमारे जो नंबर्स थे वो होल हो गए। तो यहाँ पर हम इन नंबर्स को कहेंगे होल नंबर्स। ठीक है, जिसमें हमारा नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी आ चुका है, तो हमारे नंबर क्या हो गए हैं, अब पूरे हो गए हैं। तो आपका जो सेट ऑफ होल नंबर्स होगा वो होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैंने बताया ना ब्रह्मगुप्त ने जो है अर्थमेटिक और जीरो को साथ में लेकर कुछ रूल्स बनाए, तो उन्होंने 1 बाय 1 यहाँ रूल्स को समझाया हुआ है। देखिए किस तरीके से, वो क्या कहते हैं, उनके रूल्स क्या कह रहे हैं आपसे। फर्स्ट रूल उनका कह रहा है, अगर किसी नंबर में जीरो को ऐड कर दिया जाए तो हमको वही नंबर मिलता है, मतलब नंबर में कोई चेंज नहीं मिलता है। तो व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द नंबर रिमेन्स अनचेंज। जैसे कि हमने कोई नंबर ए लिया, इसमें हमने जीरो को ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, वही नंबर मिल गया, नंबर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, हमें ए ही मिलेगा। ऐसे ही हम किसी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दे तो तब भी हमको वही नंबर मिलेगा, तो a माइनस जीरो इक्वल टू ए ही मिला। अब हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट वही नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो, ये आपको ध्यान रखना है। ये रूल्स जो है आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने यहाँ पर पहले ही यहाँ पर ये रूल बता दिए हैं जो कि ब्रह्मगुप्त ने दिए हैं। अब
समझते हैं इंटीजर्स को। हमने नेचुरल नंबर्स को जाना, फिर हमने होल नंबर्स को भी जान लिया, अब हम समझते हैं इंटीजर्स को। ठीक है, अब देखो ब्रह्मगुप्त ने सिर्फ 0 को ही नहीं देखा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा उसको समझते हैं। जब उन्होंने बोला अगर हम किसी नंबर में से वही नंबर माइनस कर रहे हैं, मान लो मैं नंबर यहाँ पर 3 लिया और 3 में से मैं 3 को माइनस कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। उन्होंने बोला अगर हम सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम 4 - 2 कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दें तब हमें 2 मिल रहा है। अब उन्होंने बोला 2 केस तो उन्होंने देख लिए, सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस किया 0 आया, बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस किया हमें एक नंबर मिला। ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ मिला, 4 - 2 किया 2 मिला। अब उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये देखा कि अगर हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर दें, मान लो अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मैं यहाँ पर 5 में से 7 को माइनस कर दूं, अगर हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? उन्होंने ये देखा, तो अगर हम 5 में से 7 को माइनस कर रहे हैं 2 तो आएगा, बट साइन कैसा आएगा? माइनस का, क्योंकि 7 के आगे क्या साइन लगा हुआ है? माइनस का साइन लगा है। जब भी हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो सब्ट्रैक्शन तो करते हैं बट वहां पर साइन का भी ध्यान रखते हैं। तो 5 - 7 क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। यहाँ से हमारे नंबर क्या आ गए? यहाँ से हमारे नंबर जो हैं वो नेगेटिव साइन के साथ भी आना शुरू हो गए। तो यहाँ से ब्रह्मगुप्त ने देखा कि हम जब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो हमें कोई नेगेटिव नंबर मिल जाता है, कोई नेगेटिव नेचुरल नंबर मिल जाता है। ठीक है, मिलेगा नेचुरल नंबर बट क्या मिलेगा? नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इंटीजर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, दे आर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स एंड 0। इसको हम दिखाते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को z से दिखाते हैं और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये तो हमारे है ही नंबर, पॉजिटिव नंबर, और 0 तो हमारे है ही पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड 0। इसके साथ हमारे क्या आ गए? अब नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। तो -1 पहले आएगा, फिर -2, फिर -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेट तैयार हुआ, सेट ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है, तो ये हमने समझा अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स को। देखिए मैंने यहाँ पर नंबर लाइन के थ्रू भी आपको बताया हुआ है। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है। नंबर लाइन के 0 के आपके राइट साइड को आपके क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जिसमें आपके क्या है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन दिखाई दे रहा है। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनको हम फॉर्चून्स बोलेंगे। ठीक है, तो इनके लिए आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है इसके लिए, फॉर्चून्स मतलब कि धन। ठीक है, और आपका बीच में तो 0 हो गया, शून्य हो गया, और लेफ्ट साइड आपके क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जिनको हम बोलेंगे डेट्स, और मतलब कि ऋण साइन के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटीजर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, दे आर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। ठीक है, दे आर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स एंड 0। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है द अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर्स बाय ब्रह्मगुप्त। अब ब्रह्मगुप्त के द्वारा कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस के साथ इंटीजर्स को बताया गया है। तो फर्स्ट है अ फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून इज अ फॉर्चून। अगर आप किसी फॉर्चून में फॉर्चून को प्लस कर रहे हैं तो आपको अगेन फॉर्चून ही मिलेगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ फॉर्चून लिया 2 और मैं इसमें प्लस कर रही हूँ 3, ये भी एक फॉर्चून है 3, तो हम प्लस कर रहे हैं 2 और 3 को, कितना मिल रहा है? 5। 5 भी क्या है? एक फॉर्चून है। नेक्स्ट है अ डेट प्लस अ डेट इज अ डेट। मतलब कि आप किसी डेट में एक डेट को ही प्लस करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा? एक डेट मिलेगा। मतलब कि एक नेगेटिव इंटीजर में आप नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो आपको एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। इससे हम एग्जांपल ले सकते हैं, -3 मैंने एक डेट लिया और प्लस करना है इसमें, मैं दूसरा डेट ले रही हूँ -2, तो मैं इसमें ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस क्या होंगे? दोनों प्लस होंगे, बट साइन कैसा आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और 2 5 और माइनस साइन के साथ। तो ये आपसे ब्रह्मगुप्त ने सेकंड पॉइंट में कहा। नेक्स्ट है अ फॉर्चून -0 इज अ फॉर्चून। अगर आप फॉर्चून में से 0 को माइनस करते हो तो आपको एक फॉर्चून मिलता है। जैसे कि मैंने एक फॉर्चून लिया 6 में से मैंने 0 को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? 6 में से मैंने 0 माइनस किया तो मुझे 6 मिलेगा। तो 6 क्या है? एक फॉर्चून है। ऐसे ही बता रहे हैं वो कि अगर आप
डेट में से माइनस करती हूँ 0 को तो आपको डेट मिलता है, मतलब कि मान लो डेट मैंने -7 लिया, इसमें से मैं -0 कर रही हूँ तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, -7 ही मिलेगा, जो कि एक डेट को दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही वो फोर्थ में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ डेट एंड अ फॉर्चून इज अ डेट। क्या मतलब हुआ इसका, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी डेट को फॉर्चून से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक डेट मिलता है। द प्रोडक्ट ऑफ डेट एंड अ फॉर्चून इज अ डेट। तो मैंने एक डेट लिया यहाँ पर -3, इसकी मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ फॉर्चून से, फॉर्चून मैंने ले लिया यहाँ पर 7, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3 7 जा कितना होगा 21, और -3 था तो माइनस यहाँ पर साइन लगा देंगे, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, एक डेट मिला, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर मिला। ठीक है, तो जब भी आप किसी डेट को फॉर्चून से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक डेट मिलेगा। नेक्स्ट फिफ्थ में वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू डेट्स इज अ फॉर्चून। वो कह रहे हैं कि दो डेट्स को जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक फॉर्चून मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर दो डेट ले लिए, मैंने यहाँ पर लिया -2 और ले लिया मैंने -5। अगर मैं -2 -5 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, और 2 5 या कितना हो जाएगा 10, तो आपको क्या मिला, एक 10 क्या है, एक फॉर्चून है। ठीक है, तो ये हम जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को लेकर इंटीजर्स के लिए ब्रह्मगुप्त ने कुछ बातें बताई जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब आप इनको माइंड में रख लोगे तो आपके लिए जो प्रॉब्लम्स आएंगी एक्सरसाइज में वो करना फिर इजी हो जाएगा। तो हम जब फॉर्चून की मल्टीप्लाई फॉर्चून से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्चून मिलेगा, और आपका प्लस साइन के साथ होगा, जो कि ऐसे ही आप जब प्लस की मल्टीप्लाई एक फॉर्चून की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, एक आपको डेट मिलेगा, मतलब कि माइनस साइन के साथ मिलेगा। ऐसे ही जब आप डेट की मल्टीप्लाई करोगे फॉर्चून से तो आपको क्या मिलेगा, एक डेट मिलेगा, मतलब कि माइनस साइन के साथ। और जब आप एक डेट को दूसरे डेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्चून मिलेगा, मतलब कि प्लस साइन के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.2 का, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। दिन का तापमान जो है वो इतना है 4 डिग्री सेल्सियस। मिडनाइट में ड्रॉप हो चुका है टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, ये आपसे कहा जा रहा है। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, तो आपको मिडनाइट का टेम्परेचर बताना है। तो कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट, टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट हो जाएगा, देखो 4 था, ड्रॉप मतलब ड्रॉप का मतलब क्या है कि माइनस करेंगे। ठीक है, तो जैसे राइस मतलब आपका बढ़ना होता है, तो ड्रॉप मतलब गिरना, तो माइनस करना पड़ेगा, और 15 तो 4, देखो पॉजिटिव इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर को मतलब कि क्या करना है, आपका फॉर्चून में से फॉर्चून को माइनस करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, बट साइन किसका आएगा, माइनस, क्योंकि 15 क्या है, बड़ा है, उसके आगे साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, तो 11 हो जाएगा, 11 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट जो होगा वो हो जाएगा आपका, टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट हो जाएगा आपका, टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट हो जाएगा -11 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है अ स्पाइसेस ट्रेडर टेक्स अ लोन। जो आपका स्पाइसेस ट्रेडर है वो लोन ले रहा है। ठीक है, मतलब कि डेब्ट्स की बात हो रही है, कितना 850। ठीक है, तो 1 बाई 1 यहाँ पर नोट भी करते जाते हैं। गिवन जो लोन है वो डेट्स में है, मतलब कि आपका माइनस का रुपीस हो जाएगा 850। ठीक है, डेट्स वाला माइनस में आता है। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, अगले दिन उसको फॉर्चून हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो फॉर्चून मतलब प्लस में आएगा, तो रुपीस आपका हो जाएगा 1200। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ अ रुपीस 450, अगले दिन फिर से लॉस हो जा रहा है उसको, लॉस किस में आएगा, डेट्स में आएगा, तो माइनस का आपका 450 हो जाएगा रुपीस। इसके बाद आपको राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर, इंटीजर का यूज करते हुए आपको एक इक्वेशन बनाना है, एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो जो हमारा फाइनल आपका आंसर होगा वो हो जाएगा फाइनल फाइनेंशियल अमाउंट,
वो हो जाएगी आपकी -850 माइनस साइन के साथ, प्लस करेंगे ₹1200 प्लस माइनस साइन के साथ दिया हुआ है आपको 450 क्योंकि ये लॉस में था। देखो हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस तरीके से आ गया। अब देखो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप ले सकते हो कि आप माइनस का ₹850 और माइनस का ₹450, इन दोनों को पहले प्लस कर लो, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। नेगेटिव डैट में से डैट को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो आएगा क्या आपका, माइनस साइन के साथ आएगा जो भी रिजल्ट आएगा। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, फिर माइनस साइन के साथ आएगा प्लस 1200 कर लेंगे। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये भी है कि पहले आप -850 में और 1200 को प्लस कर लो, जो आता है उसके साथ ही माइनस कर लो 450 को। तो जो तरीका आपको सही लगता है वो तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल क्या करें यहाँ पे, फिलहाल यहाँ पर हम जो है क्या कर लेते हैं, पहले जो आपके माइनस माइनस वाले हैं उनको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो माइनस माइनस वाले हैं तो पहले यहाँ पे सबसे पहले माइनस माइनस वालों को प्लस कर लेते हैं, बट साइन नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रखना है। तो माइनस का ₹850 माइनस का ₹450, 0 0 0 5 5 10 1 कैरी 8 4 12 1 13, तो ये आ जाएगा माइनस का 1300 और प्लस के साथ आपके साथ है आपके पास 1200 अभी रुपीज़ में, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम जो है और सॉल्व कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 1300 बड़ा है उसके आगे साइन माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस का आपका 100 हो जाएगा, -100 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आपका -100 रुपीज़ आंसर। अब थर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमें ब्रह्मगुप्त के लॉस का यूज़ करना है और कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है, मैंने अभी रूल बता ही दिए हैं। देखो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग -12 × 5, तो माइनस आपकी डेट्स की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, फॉर्चून से करनी है। तो क्या आएगा आपका, एक डेट्स आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 12 पे कितना होता है, 60 हो जाता है। तो फर्स्ट का आंसर 60 हो गया। ऐसे ही सेकंड का आंसर डेट्स से मल्टीप्लाई डेट्स की करनी है, तो डेट्स से डेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्चून, तो ब्रह्मगुप्त के लॉ के अकॉर्डिंग जब हम डेट्स की डेट्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक फॉर्चून मिलता है, ठीक है। तो 8 7 से कितना होगा आपका 56 और आपका प्लस साइन के साथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग, अब थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग 0 माइनस 14 करना है हमको। तो 0 माइनस माइनस तो प्लस हो गया अंदर मल्टीप्लाई होके, प्लस 14 हो गया। तो जब हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो ब्रह्मगुप्त लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वही नंबर आ जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर 14 ही आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में देखते हैं, -20 डिवाइड बाई 4, -20 में 4 से डिवाइड देना है, तो 4 का डिवाइड देंगे 20 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है, और माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेने थे। क्वेश्चन नंबर 4, explain using a real world example of that why subtracting a negative number is the same as adding a positive number। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है, कुछ आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेना है डेट्स के लिए। वाई सब्ट्रैक्टिंग कहा जा रहा है कि वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर 10 माइनस -5 = 15। देखिए इसका क्या मतलब है, हमें इसे समझाना है, एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल के साथ। मान लो, ठीक है, एक कंपनी है, वो एंड ऑफ द ईयर अपनी कंपनी का प्रॉफिट देख रही है। मान लो कि उसको प्रॉफिट जो है वो 10 रुपीज़ का हुआ है, ठीक। अब जब उनके अकाउंटेंट ने देखा कि जो उन्होंने एंड ऑफ द ईयर पूरा अपना प्रॉफिट निकाला था उसमें जो है 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा था, ये बाय मिस्टेक था। तो इसको ठीक करने के लिए अकाउंटेंट ने क्या किया कि 10 रुपीज़ में से ये जो आपके बाय मिस्टेक लॉस था वो जो है वो हटा दिया, ठीक है। तो हटाने के बाद अब जो ये अमाउंट थी वो अमाउंट कितनी हो गई, 10 माइनस -5, मतलब कि 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 रुपीज़। इसका मतलब ओवरऑल जो कंपनी है उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और कितने रुपीज़ का हुआ, 15 रुपीज़ का हुआ। तो आपने यहाँ पर देखा कि
वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जो कि ये दिखा रहा था कि जब हम क्या करें, जब हम किसी फॉर्चून में से डेट को माइनस करें तो हमें क्या मिलता है, फिर से एक क्या मिलता है, फॉर्चून मिल जाता है। मतलब कि ओवरऑल हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शन क्या होते हैं? तो फ्रैक्शन क्या है, एक नंबर है जो पूरे के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर्स दैट रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम पूरे में से हिस्से की बात करें तो वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मैंने एक चपाती ली, इस चपाती के मैंने 2 बराबर हिस्से कर दिए। ठीक है, तो ये क्या निकल के आए, फ्रैक्शन निकल के आए। ठीक है, तो एक आपका 1/2 हो गया और ये 1/2 हो गया, तो मिला के क्या बनी, एक रोटी बनी। ठीक है, 2 मैंने बराबर हिस्से कर दिए, तो ये पार्ट 1/2 हुआ, ये वाला पार्ट भी 1/2 हुआ। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 1/2 3/4। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, आपके फ्रैक्शन हो गए। अब फ्रैक्शन जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर मैंने बताया ना 1/2 लिखा मैंने इसे, हर एक पार्ट को, इसके चपाती के पार्ट को मैंने 1/2 लिखा। तो ये जो फ्रैक्शन लिखा जाता है वो लिखा जाता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा जो फ्रैक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे कि आपका 1/2 था, तो 1/2 में 1 क्या है, न्यूमरेटर है। 1 क्या दिखा रहा है, इसके हिस्से को दिखा रहा है, और 2 किसको दिखा रहा है, जो टोटल हमने इसके क्या कर दिए, पार्ट कर दिए। ठीक है, 2 बराबर पार्ट करे, एक हिस्सा 1/2 हुआ, दूसरा हिस्सा भी 1/2 हो गया। तो हमारा फ्रैक्शन निकल के आया 1/2, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर रेशनल नंबर्स की। अब जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी फ्रैक्शन ही होते हैं, बट उसमें क्या होती है, कंडीशन होती है, जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू को 0 नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तभी ऐसे ही फ्रैक्शन जो है क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो a rational number is defined as any number that can be expressed in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। तो कोई भी रेशनल नंबर है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी नंबर की फॉर्म में, जो कि एक्सप्रेस कर सकता है किसको, इस फॉर्म को, p अपॉन q की फॉर्म को, जहां पर p और q आपके इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स का मतलब आपको पता ही है, 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, एंड q नॉट इक्वल टू 0। और हम रेशनल नंबर को दिखाने के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे कैपिटल Q। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। से 5 है, 5 एक इंटीजर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 5/1। क्योंकि कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब उसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। ऐसे ही -12 है, तो -12/1 लिख सकते हैं, ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे कि माइनस का 1/3, ये भी एक रेशनल नंबर है, p अपॉन q की फॉर्म में लिखा गया है। 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि 0 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, उसके नीचे क्या छिपा हुआ होता है, 1 छिपा हुआ होता है। देख रहे हो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब 0 भी क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये 1 मार्क्स में आ सकती है। तो 0 इज अ रेशनल नंबर, आप बोलोगे यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। अब कुछ प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर की, उन्हें समझते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इक्विलिटी की। अब इक्विलिटी का मतलब है कि हमें अगर 2 रेशनल नंबर को देखना हो कि ये इक्वल हैं कि नहीं आपस में, तो हम क्या करेंगे। देखिए 2 हमारे पास रेशनल नंबर है, एक है a अपॉन बी, दूसरा है हमारे पास c अपॉन डी। आपको इन्हें इक्वल देखने के लिए क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, a का d से कर देना है और b का c से कर देना है। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब कि हमारे जो रेशनल नंबर हैं दोनों, वो भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो वी फर्स्ट एक्सप्रेस द 2 रेशनल नंबर्स एज फ्रैक्शंस a अपॉन b एंड c अपॉन b विद द सेम डिनोमिनेटर। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, जो भी आपको 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं उनके फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसको आपको सेम टू सेम बनाना है। ठीक है, जैसे फिर क्या करोगे आप, a अपॉन b प्लस c अपॉन b को ऐड करने के लिए
जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाते हैं, तो a प्लस सी अपॉन बी हो जाएगा। तो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है b और b, तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे और नीचे आपका b आ जाएगा। ऐसे ही जब माइनस करना होगा तो a अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी, डिनोमिनेटर आपका b b है तो सिंपली a माइनस सी हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में और अपॉन में b हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप जो है अपने माइंड में रखेंगे इस चीज़ को भी। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे किया जाता है। तो देखो जैसे कि आपने फ्रैक्शंस का किया था मल्टीप्लाई डिवीज़न या ऐड सब्ट्रैक्ट, वही यहाँ पर भी किया जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे रेशनल नंबर के टर्म में किया जा रहा है। तो हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं a अपॉन बी सी अपॉन डी, इनको हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है जैसे कि हम फ्रैक्शन में करते थे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। इसका मतलब यहाँ पर a मल्टीप्लाई सी ए सी और b मल्टीप्लाई डी बी डी। ध्यान रखना है b और c दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी होगा, तो जब ये डिवाइड होगा a अपॉन बी में सी अपॉन डी से, तो क्या होगा, जो डिवाइड के बाद है मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो a अपॉन बी और ये d अपॉन सी हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये ए डी अपॉन बी सी हो जाएगा, जहाँ पर b c d नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। ये रेशनल नंबर के लिए आपका एक क्या है, आपकी रेस्ट्रिक्शन दी है। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमें देखना है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिविटी कैसे होल्ड करती है। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या होता है कि जब भी आप दो रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पर a अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, आप इसमें दूसरा रेशनल नंबर ऐड कर रहे हो c अपॉन डी। ठीक है, तो जब आप इन्हें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू लिखोगे तो आप इसका क्या करोगे, ऑर्डर चेंज करोगे, c अपॉन डी पहले लिखोगे, a अपॉन बी बाद में लिखोगे। ठीक है, यही तो कॉम्यूटेटिविटी होती है। तो इसे करने के बाद आपने क्या देखा, अगर आप a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी कर रहे हो और आप c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी कर रहे हो, दोनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसको हम बाय एग्जांपल भी समझ सकते हैं। मान लो मैंने रेशनल नंबर लिया 2 और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 को, सेकंड रेशनल नंबर। अब मैं जब इसको इस तरीके से लिख दूं, C3 को मैं पहले लिख दूं और 2 को बाद में लिख दूं, तो ऐसे भी तो कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3 5 और 3 और 2 5। तो आपने देखा कि कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर आप दोनों रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज भी कर दे रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो इक्वल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मेन ये प्रॉपर्टी जो है ये कहती है। ऐसे ही कॉम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अभी हमने एडिशन देखा, अब हम मल्टीप्लाई को देखेंगे और रूल सेम है, a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी इक्वल टू c अपॉन डी पहले आ जाएगा, a अपॉन बी बाद में आ जाएगा। और जब आप a अपॉन बी c अपॉन डी मल्टीप्लाई करोगे और c अपॉन डी a अपॉन बी को मल्टीप्लाई करके देखोगे, दोनों की वैल्यू क्या आ रही होगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही होगी। ठीक है, तो यही जो है ये प्रॉपर्टी आपसे कह रही है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपसे क्या कहता है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपसे क्या कहता है कि P ब्रैकेट में Q प्लस R इक्वल टू, ये P जो है Q से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और P जो है R से भी मल्टीप्लाई हो रहा है विद साइन, जो यहाँ पर साइन यहाँ पर लगा हुआ है। तो PQ प्लस PR, जैसे डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। तो P जो है Q के साथ भी आ रहा है और P जो है R के साथ भी आ रहा है, मतलब कि P जो है दोनों के लिए बट रहा है, Q और R के लिए। ठीक है, जहां पर P Q R क्या है, आपके रेशनल नंबर्स हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी जो है प्रॉपर्टीज को देखा रेशनल नंबर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। आपको देखना है कि रेशनल नंबर आपको जो दिए हुए हैं पार्ट में वो क्या इक्वल हैं, देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है हमारा 2/3 एंड आपका 4/6। तो मैंने आपको बताया था ना अभी रूल प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली इक्वलिटी कैसे होगी। ठीक है, यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए किस तरीके से, 2/3 है और आपका 4/6 है। तो मैंने आपसे कहा है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, a का d से। ठीक है, ये a अपॉन बी c अपॉन डी है, तो a का d से कर देना है और आपका c का b से कर देना है या b का c से कर देना है। तो करो के देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो 2 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 12 आएगा और 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो तब भी आपका 12 आएगा। दोनों क्या आए, आपस में इक्वल आए। इसका मतलब दोनों रेशनल नंबर कैसे है, ये आपस में इक्वल रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम इसे इक्वल कह देंगे, ये हमने प्रूव कर दिया। ऐसे ही सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 5/4 है और आपका 10/8 है। तो सिंपल क्रॉस
एक बार करके देख लेते हैं कैसा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या करना होगा, 5 की मल्टीप्लाई 8 से करनी होगी, 5 8 टाइम 40 हो जाएगा, और देखते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 40 आ जाएगा। दोनों इक्वल आए तो इसका मतलब रेशनल नंबर भी क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग है हमारे पास -3/5, थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग है -3/5, और आपका दूसरा है -6/10। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर इस तरीके से, तो -3 × 10 -30, और ये 5 × -6 -30। तो ये आपके जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं ये भी क्या है, आपस में इक्वल हैं। लास्ट पार्ट है हमारा 9/3 एंड 3। तो फोर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास है 9/3 एंड आपका 3। तो 3 लिखा है मतलब कि नीचे 1 है, इसके अंडरस्टूड है। कोई भी नंबर लिखा होता है उसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 से 9 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3 से, तो 9 टाइम 1 करेंगे तो 9 ही आएगा, और 3 टाइम करेंगे तो 9 ही आएगा। इसका मतलब कि 9/3 और 3 दोनों आपके रेशनल नंबर कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमने क्या करा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। तो इक्वलिटी जब भी हमको 2 रेशनल नंबर्स की दिखानी होगी तो हम यही तरीका यूज़ करेंगे, क्रॉस में उनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और देखेंगे कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी इट मीन्स वो 2 रेशनल नंबर भी क्या रहे होंगे, आपस में इक्वल रहे होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। अब आपको सम फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट हमारे पास है 2/5 + 3/10। तो देखिए इन क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम क्वेश्चन को देखें और उनके डिनोमिनेटर को देखें, और डिनोमिनेटर को पहले ही हम सेम बना लें। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी था अभी प्रॉपर्टी में, ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया था यहाँ पर, सेम डिनोमिनेटर करने वाली बात। और एक तरीका है एलसीएम वाला। तो दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा, दोनों तरीके थोड़े से अलग अलग हैं आपस में। मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ एक क्वेश्चन, फिर बाकी मैं आपको जो है दोनों क्वेश्चन जो है वो एलसीएम वाले से बता दूंगी। तो 2/5 + 3/10। तो सबसे पहले हमसे क्या कहा गया था, इस प्रॉपर्टी में कहा गया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले केस के लिए कि हमें क्या करना है, दोनों रेशनल नंबर को देखना है और उनके फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बना लेना है, ये हमसे कहा गया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं, तो इनको सेम बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ बड़ा नंबर है 10 तो अपने आप रहेगा, ठीक है। हम 5 को अब 10 बनाएंगे, 5 को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हम अपने मन से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जब अपने मन से कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमें वो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड जो भी होता है वो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ता है, वरना हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन की चेंज हो जाएगी, ठीक है। अपने मन से कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना है वर्क, बट दोनों ऊपर भी और नीचे भी। तो देखिए किस तरीके से, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए 2/5 है और आपका प्लस करना है आपको इसमें 3/10। तो 10 तो बड़ा नंबर है नीचे डिनोमिनेटर में, 5 को लेकर आते हैं 10 के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे 2 से अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, 4/10 हो जा रहा है, और ये 3/10 ऑलरेडी था। अब तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 को 1 टाइम, और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो जैसे के तैसे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 3, तो 4 + 3 का मतलब 7/10, ठीक है। एक तरीका तो सिंपल सा ये हो गया, और एक तरीका मैं आपको एलसीएम वाला भी बता देती हूँ डायरेक्ट। तो देखिए हमारी जो सेकंड मेथड है उसके थ्रू, तो 2/5 है हमारे पास, 2/5 + 3/10। तो इस मेथड में क्या करना होता है, क्योंकि कभी आपको बड़े से बड़े नंबर भी दिए जा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको करना इजी रहेगा एलसीएम से, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, दोनों फ्रैक्शन को देखना है, दोनों रेशनल नंबर को देखना है और उनके डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहे हैं उनका आपको एलसीएम ले लेना है।
तो आप 5 और 10 का यहाँ पर एलसीएम ले लोगे। तो 5 और 10 के एलसीएम में जब हम लेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 2 10 में चले जाएगा 5 टाइम्स, फिर हम 5 से कर लेंगे, 5 1 1। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारे पास 2 5 जा 10 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर 10 एलसीएम आ गया। अब हम फर्स्ट फ्रैक्शन को देखेंगे और उसके डिनोमिनेटर का डिवाइड देंगे एलसीएम में। तो 5 का डिवाइड अगर हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको न्यूमरेटर से, जो कि आपके सामने 2 ही है। प्लस 10 का डिवाइड देंगे 10 में तो 1 टाइम जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके न्यूमरेटर से, जो कि यहाँ पर 3 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 टाइम 4 और 1 3 टाइम करेंगे तो 3 अपॉन में आपका 10। तो यहाँ से भी कितना आ गया, 7 अपॉन 10। तो इस तरीके से एलसीएम वाला आपका ये मेथड है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। फिलहाल मैं जो सेकंड और थर्ड है वो मैं कर लेती हूँ एलसीएम के थ्रू ही, ठीक है। आप चाहे तो इसको फर्स्ट मेथड के थ्रू भी कर सकते हो। तो सेकंड है 7 अपॉन 12 प्लस 5 अपॉन 8। तो सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग आपका है 7 अपॉन 12 प्लस 5 अपॉन 8। 7 अपॉन 12 प्लस 5 अपॉन 8। तो एलसीएम लेंगे 12 और 8 का, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा देख लेते हैं। 2 की टेबल से जाएगा 6 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, और फिर 2 से 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, फिर अगेन 2 से ये 1 टाइम, फिर आपका 3 से 3 1 टाइम। तो जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 2 टाइम 4 4 2 जा 8 8 जा 24 आएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इनको इक्वल बनाओगे नीचे फर्स्ट मेथड के थ्रू, तब भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 के लिए, क्योंकि सेम वही है, ठीक है। बनाने के लिए नज़दीक 12 2 या 24 हो जाएगा, 8 3 या 24 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम से बहुत इजी है करना वैसे भी। तो 24 मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, 12 का डिवाइड दिया 24 में 2 बार गया और मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। ऐसे ही 8 का डिवाइड दिया 24 में 3 टाइम गया, 3 टाइम्स गया और आपका मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। तो कितना हो जाएगा, 2 7 टाइम्स आपका 14 और 3 5 टाइम 15 और अपॉन में आपका 24। ऐड कर लेंगे, 4 और 5 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, अपॉन में आपका 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है लास्ट प्रॉब्लम, जो कि है -4 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 14। तो माइनस का 4 अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 14। तो इसमें भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ तो बहुत इजी है एलसीएम लेना। 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 ही आएगा हमारे पास, बड़ा ही नंबर आएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 7 का डिवाइड देंगे 14 में 2 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर -4 और प्लस 14 1 टाइम जाएगा 14 में और मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। तो 2 4 टाइम्स करेंगे तो माइनस का 8 और 3 1 टाइम 3 हो जाएगा, अपॉन में 14। तो आएगा माइनस का 5 अपॉन 14। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस को लेकर, ठीक है। अब आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग 5 अपॉन 6 है, माइनस का 1 अपॉन 4 है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं 6 और 4 का। तो 2 3 टाइम्स और 2 2 टाइम्स, और आपका 3 तो ऐसे ही आएगा 1 टाइम और फिर 3 1 टाइम। तो एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से एलसीएम आ गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12। 6 और 4 का एलसीएम 12 आ गया। तो ये 12 हो गया, और 6 का 12 में डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि 5 है। 4 का डिवाइड देंगे 12 में तो जाएगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। तो जो जाएगा 2 5 टाइम करेंगे तो 10, 3 1 टाइम 3 अपॉन में 12। कितना आ गया, 10 - 3 करेंगे तो 7 7 अपॉन 12, ठीक है। इस तरीके से प्लस को प्लस कर रहे थे, माइनस है तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो है 11 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 4। तो 11 अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 4। तो जो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का तो आपका 8 आएगा। तो 8 का डिवाइड देंगे 8 में 1 टाइम मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि 11 है। फिर 4 का डिवाइड देंगे 8 में 2 टाइम्स जाएगा मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि 3 है। तो 1 टाइम 11 11 और 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा। 11 - 6 कितना होता है, 5 5 अपॉन 8।
5/8 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है -7/9 और -2/3। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है माइनस का 7/9 माइनस 2/3। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 9 और 3 का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे पहले। 9 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 9 और 3 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है। 9 का डिवाइड देंगे, यानी 1 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -7, माइनस पुट करेंगे और यहाँ पर 3 का डिवाइड देंगे 9 में तो 3 टाइम्स जाएगा और मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपका न्यूमरेटर जो कि माइनस का 2 है। तो 1 इंटू -7 -3 की मल्टीप्लाई करनी है -2 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आएगा और 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा अपॉन में 9। अब -7 + 6 आपका कितना हो जाएगा, 1 आएगा, बट किसका, माइनस का, क्योंकि 7 जो है आगे माइनस का लगा हुआ है जो कि 6 से बड़ा है, तो माइनस का 1/9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट कर लेना है। ओके, अब जो नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट को लेके क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट तो बहुत ही इजी है, मैंने अभी बताया था आपको, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग 2 × 3 हो जाएगा, 3 × 10 हो जाएगा। तो 2 × 3 अपॉन में 3 × 10 कितना आ गया, 3 2 टाइम करेंगे तो 6, 3 10 टाइम करेंगे तो 30, 6/30। ऐसे ही सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 7 × 5 35, 11 8 जा 88। ऐसे ही थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा -4/7 मल्टीप्लाई 5/14, तो -4 × 5 माइनस का 20 और 7 × 14 98, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट भी कंप्लीट कर लोगे। अब आता है हमारा डिवाइड, जिसमें हमें क्वोशंट बताना है। तो हमें 2/3 में डिवाइड देना है 3/10 से। तो मैंने आपको बताया था कि 2/3 में डिवाइड देना है 3/10 से। तो जो पीछे वाला आपका डिवाइड वाला होता है वो उसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2/3 और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और पीछे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल 10/3। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, फिलहाल कुछ कट नहीं रहा है, सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 10 टाइम करेंगे तो 20 और 3 3 टाइम 9 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग 7/11 मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 8/5। तो मतलब कि कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56 और 11 5 जा 55, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही थर्ड में आपका हो जाएगा, थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग -4/7 है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और इस वाले पार्ट का आप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो 14/5 हो जाएगा। कुछ कट तो यहाँ पर हम 7 से 14 को कट कर सकते हैं 2 टाइम, ठीक है, 7 2 टाइम 14 एंड आपका हो जाएगा माइनस का 8, -4 × 2 -8 और अपॉन में हो जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इन डिवाइड के फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी शो करने वाली, जिसमें हमें क्या कहा गया है कि हमें इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल शो करना है। जब भी हमको पार्ट में नंबर्स दिए होते हैं, मतलब कुछ बड़ी वैल्यू दी हुई है दोनों पार्ट में, तो हम अलग अलग उनको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सॉल्व कर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं, पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है 1/2 + 3/4 और आपका मल्टीप्लाई में है 8/3। तो क्या हो जाएगा आपका, पहले ये ऐड होंगे, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8/3 से। तो देखिए यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 2 का डिवाइड देंगे 4 में तो 2 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि 1 है, 4 का डिवाइड 4 में देंगे 1 टाइम जाएगा और मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि 3 है और मल्टीप्लाई में आपका 8/3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 1 टाइम 2 और 3 1 टाइम 3 अपॉन में आपका 4 और इनटू में चल रहा है आपका 8/3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 और 2 5, 5/4 और इंटू 8/3। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, 4 से 8 कट रहा है 2 टाइम, तो 4 2 टाइम 8 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, अपॉन में आपका 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो हमारी ये आ गई। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले वो नोट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1/2 इंटू 8/3, 1/2 इंटू 8/3 प्लस फिर है हमारे पास 3/4 इंटू 3/4 इंटू 8/3। इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 10/3 ही आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए 2 से 8 कट सकता है 4 टाइम, क्योंकि मल्टीप्लाई में है दोनों फ्रैक्शन। ऐसे यहाँ 4 से 8 कर सकता है 2 टाइम, मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में चल रहे हैं ऊपर नीचे। ऐसे ये 3 से 3 कर सकता है ऊपर नीचे है तो ये 4 आपका 3 हो जाएगा और ये आपका ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 2/1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 का डिवाइड देंगे 3 में तो 1 बार जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का डिवाइड 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो 4 1 टाइम 4 हो गया और 3 2 टाइम 6 हो गया, अपॉन में आपका 3 हो गया। तो आपने देखा यहाँ से भी हमें क्या मिल रही है वैल्यू, सॉल्व करने पर 10/3 ही मिल रही है। तो इसका मतलब कि जो LHS है वो क्या है, RHS के इक्वल है। मतलब कि जो हमें शो करना था वो हमें जो दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व किया। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, P ब्रैकेट Q प्लस R इक्वल टू PQ प्लस PR, जहाँ पर PQR क्या थे आपके, जहाँ पर PQR क्या थे आपके रेशनल नंबर्स थे। ओके, तो इसका यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 7/9, 6/7 माइनस 3/4। ठीक है, इसमें हमें इसका यूज़ करना है। तो P यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, P दिखाई दे रहा है 7/9, Q दिखाई दे रहा है 6/7 और हमें R दिखाई दे रहा है 3/4। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए अपने। तो हेयर P हमें दिख रहा है रेशनल नंबर 7/9, Q हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 6/7 और R हमें दिखाई दे रहा है 3/4। बट ये माइनस के साथ है। जो प्लस में होती है प्रॉपर्टी वही क्या हो जाती है, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी। किस तरीके से, PQ माइनस R इक्वल टू PQ माइनस PR। ठीक है, इसका हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, हमें इसको यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिखना है विद साइन। ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो PQ का मतलब है 7/9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6/7 से। ठीक है, और माइनस आएगा फिर 7/9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4 से। कुछ कट हो रहा है तो कट कर लेते हैं। ये 3 की टेबल से कट हो रहा है, 3 टाइम 3 2 टाइम, 7 से 7 कट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कट किया। ऐसे ही 3 से यहाँ पर 3 टाइम कट हो रहा है 9। अब हमारे पास जो बच रहा है उसे हम लिख लेते हैं। हमारे पास बच रहा है 2/3 यहाँ से और यहाँ से बच रहा है हमारे पास 7 आपका 3 4 टाइम हो जाएगा आपका 12। तो हम जब 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 ही आएगा। 3 का डिवाइड देते हैं 12 में, 4 टाइम्स जाएगा मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, माइनस 12 का डिवाइड 12 में देंगे 1 टाइम जाएगा मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि 7 है। सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 4 2 टाइम 8, 7 1 टाइम 7 अपॉन में 12, 8 माइनस 7 1 अपॉन में आपका 12। तो 12 1/12, तो 1/12 क्या होगा आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में थी प्रॉपर्टी तो हमने प्लस में कर लेंगे यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके माइनस में दिया हुआ है तो वो माइनस के अकॉर्डिंगली वैसे ही रहेगी, बस खाली साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के बदले यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट। आपको रेशनल नंबर x फाइंड करना है जो कि इस तरीके से आपको दिया हुआ है, 5/6 x प्लस 3/5 इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। तो सॉल्व करते हैं इसे और देखते हैं हमें x की वैल्यू क्या मिलती है। तो 5/6 x से मल्टीप्लाई होगा और प्लस हो जाएगा आपका 5/6 जो है वो 3/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू में आपके पास है 5/6 x प्लस 1/2।
तो देखिए 5/6 तो ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपकी सेम वैल्यू दिखाई दे रही है 5 और 5, तो कैंसिल आउट, और 3 और 6 भी कट जाएगा, 3 से 6 2 टाइम, तो आपका ये 1/2 हो जाएगा, और इक्वल टू में आपका आ रहा है 5/6x प्लस 1/2। अब आप देख रहे हो जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर आपको LHS लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो इक्वल दिखाई दे रही है, ठीक है। जब ये इक्वल दिखाई दे रही है तो हम x को किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, x को हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पर रेशनल नंबर की फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x कैन बी एनी रेशनल नंबर, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। x को आप कुछ भी वैल्यू दोगे तो बोथ साइड क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है। मान लो आपने 2 वैल्यू दे दी तो यहाँ भी 2 रखोगे, यहाँ भी 2 रखोगे, और देखोगे कि वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ऐसे ही आप x को कोई भी रेशनल नंबर यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमको नंबर लाइन पर रेशनल नंबर का क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सबको नंबर लाइन सबको पता है, ठीक है, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 6 से नंबर लाइन को, तो हमें वही नंबर लाइन पर क्या करना है, रेशनल नंबर को अब रिप्रेजेंट करना है। आप पहली क्लासेस में जो है फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर दिखा चुके होंगे, ठीक है। अब आपको रेशनल नंबर को दिखाना है, तो हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, हमें मेनली वो सीखना है। तो जब भी हमें नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखते हुए जो भी हमें यहाँ पर दिया हुआ होगा रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर को देते हुए जिन दो नंबरों के बीच में वो नंबर आ रहा होगा उतने हम इक्वल पार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा है अ रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन बाय डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू इक्वल पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर का जैसा डिनोमिनेटर होगा उसको देखते हुए आप क्या करेंगे, जिन दो नंबर के बीच में वो आ रहा होगा नंबर, उन दो नंबरों के बीच में इक्वल पार्ट कर लेंगे डिनोमिनेटर को देखते हुए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर फ्रैक्शन नंबर को लोकेट करने के लिए आपको क्या देखना होगा, न्यूमरेटर को देखना होगा। न्यूमरेटर को देखते हुए फिर आप उस रेशनल नंबर को वहां पर पॉइंट कर दोगे। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, एंड लोकेटिंग द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द न्यूमरेटर, ठीक। तो एग्जाम्पल लेते हैं 3/4, ये हमारा रेशनल नंबर है 3/4, ये हमें नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपसे बोला सबसे पहले कि आप पहले देखोगे कि 3/4 जो आपको ये रेशनल नंबर दिया हुआ है ये किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है। देखो 3/4 है, इसका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, आपका 0 to 1 लाई कर रहा होगा। और आप डिवाइड देके भी देख सकते हो, जब आप 4 से डिवाइड दोगे 3 में तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 0.47 जा 28, मतलब 0.7 आपको समथिंग कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो 0.7 आपको मिला, तो आपको क्या क्या आइडिया आया आपको यहाँ से कि जो ये आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है ये 0 to 1 लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 0 to 1 लाई कर रहा है, तो हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, 0 to 1 मार्क कर लेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, ये हमारी नंबर लाइन हुई। तो इस नंबर लाइन पर हम जो है अब यहाँ पर नंबर ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा मिड में होगा 0 और यहाँ पर हमने ले लिया 1, और इधर की साइड आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे इस तरीके से, और यहाँ की साइड आपके राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव। तो जो हमें यहाँ 3/4 रेशनल नंबर दिखाना है वो हमें किसके बीच में दिखाना है, 0 और 1 के बीच में। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आप किसको देखोगे, डिनोमिनेटर को देखोगे। मैंने आपसे कहा था कि आप जो है रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर देखोगे, उसको देखते हुए आप क्या करोगे, ठीक है। उसको देखते हुए आपको क्या करना है, जो भी आपने इंटरवल डिसाइड किया है जिनके बीच में वो रेशनल नंबर लाई कर रहा है उसको आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो इसका मतलब हमारे पास कितना है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 0 to 1 के 4 इक्वल पार्ट्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
तो इस तरीके से हम 1 2 3 एंड आपका 4, ठीक है। तो ये आपके 4 पार्ट्स में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो इसके हर एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 1 का मतलब 4/4 हुआ। हमें किसको दिखाना था, रिप्रेजेंट करना था 3/4 को। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप नंबर लाइन पर 3/4 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 3/4 को नंबर लाइन पर क्या किया, रिप्रेजेंट किया। -5/3। तो -5/3 को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम 3 से 5 में डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है। तो 3 से जब हम डिवाइड देंगे 5 में तो हमें कितना मिलेगा, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। 3 का डिवाइड देंगे जब हम 5 में तो हमें कितना मिल रहा है, 3 से डिवाइड देने पर 5 में 3 1 टाइम 3 और आपका 2 बचेगा। तो मतलब होल में आ रही है हमारी वैल्यू, हमारी आ रही है 1 होल 2/3। तो हमारे पास बना 1 होल 2/3। मतलब कि तो नंबर लाइन में ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -1 टू -2 करेगी, क्योंकि -1 से क्या आ रही है, आगे जा रही है, ठीक है। 2/3 और भी आ रहा है पार्ट में, तो ये -1 टू -2 लाई करेगी। तो ये -1 टू -2 लाई करेगी। तो हम नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन पे इसको इस तरीके से अपना यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी नंबर लाइन बनी और यहाँ पर हमारा मिड में आपका 0 हो गया, यहाँ आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और इधर आपके नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। -1, हमें -1 और -2 के बीच में दिखाना है तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लेते हैं और यहाँ पर -3 हो गया। अब हमें डिनोमिनेटर को देखना होता है। डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो हमें कितने इक्वल पार्ट्स करने होंगे, 3 इक्वल पार्ट करने होंगे। तो हम यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट कर लेंगे, -1 टू -2। तो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये पार्ट हमारे क्या क्या होंगी, इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, हमने इक्वल पार्ट कर लिए तो ये हो जाएगा आपका 1/3, ये हो जाएगा आपका 2/3, माइनस साइन के साथ आएंगे ये, और ये माइनस का 2। अब हमें क्या दिखाना था, हमें दिखाना है -1 होल 2/3। तो -1 से आगे और 2/3 यहाँ पर आया तो हमारा यहाँ पर जो है ये नंबर होगा -2/3, ठीक है। तो ये -1 होल 2/3 का मतलब हुआ -5/3। तो ये वैल्यू जो होगी वो -5/3 की होगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने -5/3 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर x रिटन एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर लाइन पर 0 से डिस्टेंस को दिखाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि डिस्टेंस को दिखाना, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना, और यह हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव आपका नंबर होता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो मान लीजिए हमें देखिए हमें करना है यहाँ पर 4 हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है 4 की। तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। और अगर मैं -4 की बात करूं तो तब भी क्या होगी आपकी, +4 होगी। +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू है 4 ही होगा और -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 ही होगा। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो इंटीजर, उसकी जो वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वो क्या आ जाएगी, फिर पॉजिटिव आएगी ऑलवेज। ऐसे ही अगर ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो 5/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5/3 होगा। अगर माइनस का 5/3 लिखा हुआ हो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर तो ये प्लस का 5/3 हो जाएगा। ऐसे ही 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 ही होगा, ठीक है। अब मान लो कि डिस्टेंस के फॉर्म में हम कैसे समझ सकते हैं इसको, देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। तो इस नंबर लाइन को हमने बनाया और इसमें हमने नंबर दिखाए। तो मान लो कि यहाँ पर आपका -3 है और यहाँ पर आपका
5 है, ठीक है। तो हमें ये आपका कोई इंटीजर हमने a ले लिया, इसको हमने b ले लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी। समझ में आया? तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस बी करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, -3, तो b की वैल्यू कितनी है, 5। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 3 और 5 कितना होता है, 8। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 इट मीन्स +8, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या हमारा नंबर लाइन पर भी यहाँ पर 8 डिस्टेंस आएगी, 8 यूनिट की डिस्टेंस आएगी, ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए -3 के बाद यहाँ पर पहले क्या आएगा, -2 आएगा, फिर -1 आएगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, फिर 5 होगा। देखिए हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास 80 आ रहा है डिस्टेंस a टू b का, मतलब -3 टू 5 तक। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपने देखा जब हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखी a टू b, तो हमारे पास कितनी निकल के आई, 8 ही निकल के आई, ठीक है, 8 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझना था रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। जो आपके एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, 0 से नंबर लाइन पर वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब हमने जब देखा नंबर लाइन पर, हमने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए, -3 और 5, हमने इन दोनों नंबर के बीच में नंबर लाइन में क्या देखा, डिस्टेंस को देखा। तो हमने क्या किया, इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए a और b मान के इनको a माइनस बी फाइंड किया। तो हमने देखा ये -8 के अंदर आई एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि क्या होगी, 8 होगी। और फिर हमने नंबर लाइन पर चेक किया नंबर्स को लेकर, ठीक है, इंटीजर्स को लेकर यहाँ पर, तो हमारा क्या आया, 8 यूनिट से आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट वैल्यू को समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है द डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की डेंसिटी क्या है, इस बात को समझते हैं। तो हमें इसमें क्या करना होगा, 2 रेशनल नंबर हमने लिए, तो 2 रेशनल नंबर के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो मान लो मैंने 2 रेशनल नंबर यहाँ पर 1 लिया और मैंने एक 2 ले लिया, ठीक है। तो मैंने सिंपल 2 नंबर ले लिए, 1 और 2। हमें इसके बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके इन 2 नंबर के बीच में क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट जो है वो रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे हमेशा। तो यहाँ पर लिखा है ना डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब है डेंस से। रेशनल नंबर क्या करते हैं, डेंस करते हैं। डेंस का मतलब है कि रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर 1 और 2, और यहाँ पर एक मेथड भी हमारा रेशनल नंबर के लिए फाइंड कर रहे हैं हम, जो हम करेंगे एवरेज मेथड का यूज़, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पर एवरेज लेके फाइंड करेंगे। सबको पता है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर्स दिए होते हैं उनको अपॉन में, उनका प्लस करके, जो भी नंबर्स हमको दिए होते हैं उनको प्लस करके अपॉन में 2 कर देना होता है, क्योंकि 2 नंबर दिए हैं तो दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं, तो अपॉन में हम यहाँ पर 2 कर देंगे। तो जैसे कि आपका 1 और 2 के बीच में हमको बताना है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे और अपॉन में 2 करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 3/2 आ गया। मतलब कि 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर हमको दिखाई दिया 3/2। अब ऐसे ही हमें अगर निकालना हो 1 और 3/2 के लिए, तो हम निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में नंबर। तो देखो हम क्या करेंगे, 1 + 3/2 कर लेंगे और अपॉन में 2 कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर यहाँ 1 चल रहा है तो 2 आएगा, और 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि 2 ही है, और प्लस हो जाएगा, 2 का डिवाइड 2 में देंगे 1 टाइम जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर कर लेंगे, और अपॉन में आपका 2 चल रहा है। तो ये 2 और 3 आपका 5 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, और अपॉन में आपका 2 चल रहा है। आगे और सॉल्व करते हैं। ये 5/2 तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, और ये 2/1 है ना, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1/2। तो ये कितनी आ गई, 5/4 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 3/2 के बीच में क्या आया आपका, 5/4 आया, ठीक है। तो इस
तरीके से आप रेशनल नंबर जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही आप 3/2 2 को लेकर भी कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं 3/2 प्लस 2 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ऊपर, और ये आपका 3 हो जाएगा ओनली, और ये 1 का डिवाइड 2 में 2 बार जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 4 हो जाएगा, और अपॉन में आपका 2 आ जाएगा, तो ये 7/2 हो जाएगा, और नीचे वाला रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा, तो ये 7/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7/4 लाई कर रहा है। तो हमने यहाँ पर कितने रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। ऐसे ही हम और भी रेशनल नंबर को आगे फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों के बीच लेकर, फिर इन दोनों के बीच लेकर, इन दोनों के बीच लेकर, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा 1 और 2 के बीच में जो है वो इनफाइनाइट रेशनल नंबर जो है वो लाई कर सकते हैं, और किस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, एवरेज मेथड के थ्रू, ठीक है। ये हमने यहाँ पर जो है वो फाइंड किए। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 3.4। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3, -5/4 एंड 1 होल 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। आपको एक ही नंबर लाइन पर ये सब जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो हम एक नंबर लाइन यहाँ पर बना लेते हैं सिंपली, इस तरीके से हमने एक नंबर लाइन बना ली। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन बना ली। हमें जो हमें रेशनल नंबर यहाँ पर दिखाने हैं उनको पहले हम लिख लेते हैं। एक तो 2/3 को दिखाना है, एक -5/4 को दिखाना है, और एक 1 होल 1/2 को दिखाना है। तो 2/3 किसके बीच में लाई करेगा, किन दो नंबर के बीच में, 0 to 1 लाई करेगा सबसे पहली बात तो। और माइनस का 5/4 कहाँ लाई करेगा, -1 to -2 लाई करेगा, क्योंकि -5/4 है, 4 का डिवाइड दोगे 5 में तो 1 टाइम जाएगा, फिर कुछ होल में आएगा, तो मतलब कि -1 to -2 ही लाई कर रहा है। और थर्ड है हमारा 1 होल 1/2, तो ये भी किस के बीच में लाई कर रहा है, आपका 1 to 2 लाई कर रहा है, ठीक। 1 से आगे है, 1/2 और आ रहा है ना इसमें, इसलिए। अब देखो यहाँ पर हम बना लेते हैं नंबर लाइन, पहले 0, मेनली हमें 0 to 1 फोकस करना है, और -1 और -2 पे और 2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं आपका, एक तो आपका 1 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर आपका -1 हो गया, और यहाँ पर -2 हो गया, ठीक है। आगे आपका -3 आ रहा होगा, यहाँ पे आपका 3 आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने नंबर लाइन जो है अपनी बना ली। अब 2/3 मैंने बताया ना, जब हम 3 से 2 में डिवाइड देंगे तो 0 पॉइंट आएगा, तो मतलब कि 0 to 1 लाई कर रहा होगा, ठीक। तो 0 to 1 में लाई कर रहा होगा, हमें कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 0 to 1 में जाने के लिए 3 इक्वल पार्ट करने हैं। तो हमने यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट कर लिए, 1 2 एंड 3। तो ये पार्ट हमारे क्या क्या होंगे, एक तो 1/3, ये 2/3, और ये 3/3 मतलब 1। तो हमने यहाँ पर 2/3 को मार्क किया, तो यही हमारा क्या है, आपका रेशनल नंबर लाइन पर जो है वो आ चुका है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा -5/4, जो कि -1 to -2 लाई कर रहा है। तो हमें यहाँ देखना है, और हमें कितने इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे, 4 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं। तो -1 to -2, तो आपका 1 2 3 एंड 4, तो जो हमारे बन जाएंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, तो -5/4 को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -1 होल 1/4, ठीक है। तो 4 1 जा 4 बचेगा, 4 1 जा 4 होगा, और अब 1 बचेगा, तो माइनस का 1 होल 1/4, मतलब कि यहाँ पे जो पार्ट होंगे वो क्या हो जाएगा आपका, एक तो 1/4 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और फिर यही आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा इसमें, मतलब हम आगे करेंगे तो, लेकिन ये साइन क्या आएंगे, माइनस के साथ आएंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका -1 होल 1/4, मतलब कि -1 होल 1/4 का मतलब -1 से आगे, तो ये है आपका वो रेशनल नंबर आगे वाला, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी -1 होल 1/4 की, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे करना था। नेक्स्ट है आपका 1 होल 1/2, 1 to 2 भी लाई करेगा, हमें कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 2 इक्वल पार्ट करने हैं। तो 1 और 2 के बीच में 2 इक्वल पार्ट कर दिए हमने, इस तरीके से 1 और 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये आपका 2/2 का मतलब फिर से यहाँ पर इंटीजर ही आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हो गया आपका 1 होल 1/2, तो मतलब कि 1/2, 1 से आगे 1 होल 1/2 यहाँ पर होगा आपका। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे 1 होल 1/2 को, ठीक है।
तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। तो इस क्वेश्चन में आपको -1/2 और 1/4 के बीच में 3 डिस्टिंक्ट जो हैं वो रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो हम एवरेज मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए किस तरीके से, तो -1/2 प्लस 1/4 करेंगे तो इन दोनों के बीच का एक आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, अपॉन में 2 कर देते हैं हम। अब आगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे ऊपर तो आएगा 4 और 2 का डिवाइड देंगे 4 में, 2 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर तो माइनस का 2, और 4 का 4 में डिवाइड देंगे 1 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 1 हो जाएगा और अपॉन में आपका 2 हो जाएगा। तो आई कितना आ जाएगा, ये -2 + 1 माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में 4 और नीचे वाला डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट और रेसिप्रोकल, ठीक है, 2 का 1/2 तो कितना आ गया, -1/8 आ गया। ठीक, तो हमारा इसके दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर हमारा आ चुका है जो कि क्या है, -1/8 है। और एक चीज़ आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी, एक नेगेटिव आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है, एक पॉजिटिव दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में 0 तो लाई कर ही रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो हमें 2 तो मिल गए, -1/8 और 0। अब आप नेक्स्ट निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं, -1/2 और -1/8 के बीच में। तो -1/2 प्लस करेंगे, -1/8 करेंगे और अपॉन में आपका 2 कर देंगे। तो कितना मिलेगा हमें, देखो 2 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 1 टाइम, 4 टाइम, 2 1 टाइम, 2 टाइम एंड 2 आपका 1 टाइम। तो हमें एलसीएम 8 मिल जाएगा, ठीक है। 2 का डिवाइड देंगे 8 में, 4 टाइम्स जाएगा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर तो -4 हो जाएगा, प्लस 8 का डिवाइड 8 में देंगे 1 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर जो कि आपका -1 है, अपॉन में जाएगा आपका 2। -4 प्लस -1 तो माइनस का 5 हो जाएगा, अपॉन में 8 हो जाएगा और होल अपॉन में चल रहा है आपका 2। अब -5/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1/2 रेसिप्रोकल करके, तो ये माइनस का 5 कितना आ जाएगा, 16। तो हमारा इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या आ गया, -5/16, ठीक है। तो माइनस का 5/16 भी क्या हो जाएगा, एक इन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर हो जाएगा। तो 3 फाइंड करने को हमसे कहा गया था, 3 हमने फाइंड कर दिए। एक 0 ही रहा डेफिनेटली, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, 0 आना ही है उनके बीच में, और 2 हमने यहाँ पर इस तरीके से एवरेज मेथड के थ्रू रेशनल नंबर्स जो है वो फाइंड कर लिए। ठीक, तो हमारा आया -1/8 और -5/16। ऐसे ही और भी आपके रेशनल नंबर दोनों के बीच में आ सकते हैं, ठीक है, और सबके अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 + 5/12। तो दोनों डिनोमिनेटर्स हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो एलसीएम ले लेंगे, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपका 12 आएगा, 4 का डिवाइड देंगे आपका 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 3 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, प्लस करेंगे 12 का 12 में डिवाइड देंगे 1 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे, 3 × -1 माइनस का 3 हो जाएगा, 1 × 5 5 हो जाएगा, अपॉन में आपका 12, तो -3 + 5 मतलब कि प्लस का 2 अपॉन में 12 कट जाएगा, 2 1 टाइम 6 टाइम तो मतलब कि आपका 1/6 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, सिंप्लीफाई करना था सिंपली। हमने देखा कि दोनों रेशनल नंबर ऐसे दिए हुए हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने एलसीएम यूज़ किया, एलसीएम लेकर हमने फिर सिंपल उसको सिंप्लीफाई किया, वो मैंने आपको पहले से ही मेथड जो है वो बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है, अ टेलर हैज़ 15 होल 3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क, इफ़ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्स, एक कुर्ता बनाने के लिए इतना जो है वो सिल्क चाहिए, इतना मीटर सिल्क चाहिए, तो एग्जैक्टली हाउ मैनी कुर्ताज कैन बी मेक, तो कितने कुर्ताज आप बना पाएंगे, कह रहा है इतने में, ठीक है। तो देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लो कि आपके पास जो है वो 100 रुपीज़ है, ठीक, और एक चॉकलेट की कॉस्ट जो है वो कितनी है, 10 रुपीज़ मान लो। अब मैं पूछूं कि आपके पास 100 रुपीज़ थे तो 100 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट्स आएंगी, तो आपने क्या किया, आप क्या करोगे फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स को, नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स को आप फाइंड करने के लिए क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे,
करोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि एक चॉकलेट की कॉस्ट तो 10 रुपीज़ है और आपको 100 रुपीज़ में निकालनी है कि 100 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट्स आएंगी। तो आप क्या कर लोगे, 100/10 कर लोगे, तो मतलब कितनी आ जाएंगी, फिर 10 आ जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ऐसे ही हमें सेम टू सेम यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि कपड़ा जो है पूरा इतना है, ठीक है, और एक कुर्ता बनाने के लिए इतना मीटर रिक्वायरमेंट है। तो हमें बताना है कितने कुर्ताज जो है वो बन पाएंगे इतने में, तो उसका मतलब इससे इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 15 होल 3/4 में हम डिवाइड दे देंगे 2 होल 1/4 से। तो देखो, जब हम 15 होल 3/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 4 जा 60, 60 + 3 63। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया तो 63/4 हो गया। और डिवाइड हमें करना है इसमें किससे, 2 4 टाइम करेंगे 8 + 1 करेंगे 9, 9/4 से, तो 63/4 हो जाएगा। और आपका डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा पीछे वाले का फ्रैक्शन का। तो इस तरीके से हमने करा, 4 से 4 कटा, 9 से 63 कटा 7 बार, तो 7 टाइम्स जो है, तो 7 टाइम आपका आया, मतलब कि इसमें 7 कुर्ताज जो हैं वो बना पाएंगे हम। तो हमारे जो यहाँ पर नंबर ऑफ कुर्ता आए वो कितना आए, 7 कुर्ता आए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। तो हमें इन दोनों नंबर के बीच में जो है रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने, वो भी 3 रेशनल नंबर। तो 3.1415 और कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 3.1416, इन दो नंबर के बीच में। तो देखो, इसमें अगर हम एवरेज से फाइंड करेंगे रेशनल नंबर तो बहुत आपका लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और बहुत डेसिमल वैल्यू आ जाएंगी हमारी, सॉल्व करते टाइम डिफ़िकल्टी होगी हमें कुल मिलाकर। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम डेसिमल एक्सपेंशन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। वो किस तरीके से कर सकते हैं, आपको पता है कोई भी हमें रेशनल नंबर दिया हुआ है, कोई भी हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद अगर हम 0 बढ़ा भी लेंगे तो कोई जहाँ पर जो है अंतर नहीं पड़ेगा नंबर में, वैसा ही नंबर रहेगा अभी भी ये। तो हम यहाँ पर 0 और इस नंबर में भी 0 ऐड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 0 और 0 ऐड कर लिया। अब हम नेक्स्ट ही नंबर बना सकते हैं ना अपने मन से कि देखो 3.14150 और 3.14160, तो 150 और 160, 6050, तो इन दोनों के बीच में नंबर लाई कर सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो देखो, 3.14151 हो सकता है, फिर ऐसे ही 3.14152 हो सकता है, 3.14153 हो सकता है, ऐसे ही डैश लास्ट हो सकता है 3.141 आपका 59 हो सकता है, और 60 तो हमें निकालना ही है। तो इसमें से कोई भी आप 3 जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे कि आपके 9 नंबर इन दो नंबर के बीच में आ सकते हैं, 9 डेसिमल नंबर, और उसमें से कोई भी 3 आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप तो 3 कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एवरेज ना लेते हुए हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन से जो है वो यहाँ पर रेशनल नंबर्स फाइंड कर लिए। अब जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का वो है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में हमने जब रेशनल नंबर फाइंड किए उसके लिए हमने कौन कौन से तरीके यहाँ पर सीख लिए। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। तो हमने आपको फर्स्ट तो बताया था एवरेज मेथड, ठीक है, जो हमने अभी क्वेश्चन में अप्लाई भी करा। और सेकेंड मेथड होता है एक डिनोमिनेटर सेम करने वाला। ठीक है, तो बाय मेकिंग सेम डिनोमिनेटर, इससे हमने अभी क्वेश्चन किए नहीं है सॉल्व, आगे हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेम डिनोमिनेटर करके। और थर्ड मैंने अभी आपको बताया बाय डेसिमल एक्सपेंशन, जो हमने अभी यहाँ पर जो है वो यूज़ किया। ठीक है, इस क्वेश्चन में बाय डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये 3 तरीके हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल है। मतलब कि जिन्हें हम ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखा है, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो कि इसमें हमें जो आपकी साइड दी हुई है वो 1 यूनिट दी हुई है, हमें इसमें हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से करते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 1 है, तो यहाँ से क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 2, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2 आया। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? √2 आ गई। ठीक है, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमने देखा है कि जो हाइपोटेन्यूज आई वो कितनी आई? √2 आई। तो √2 हमने यहाँ पर क्या देखा? अलग टाइप का एक नंबर देखा। अभी तक हमने क्या देखे थे? नेचुरल नंबर देखे थे, होल नंबर देखे थे, इंटीजर्स देखे थे, रेशनल नंबर्स देखे, फ्रैक्शन देखे, बट हमने इस टाइप का नंबर नहीं देखा। ठीक है, इसकी भी क्या करी गई? यहाँ से इसको भी क्या किया गया? ऐसे नंबर को भी कैटेगराइज किया गया, इनको भी अलग कैटेगरी में रखा गया। तो इनकी कैटेगरी के लिए जो नाम है वो है इरेशनल नंबर। जो भी नंबर आपको स्क्वायर रूट के अंदर दिखाई देंगे और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो नंबर क्या होंगे? सारे इरेशनल नंबर होंगे। जैसे कि आपका √2, √3, √4 है क्या? √4 आपका इरेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो आ रहा है रूट के अंदर वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे √5 आपका इरेशनल नंबर है। ऐसे ही आपका √6, ये भी क्या होगा? आपका √6 भी इरेशनल हो जाएगा। ऐसे ही आपका √7, ये भी इरेशनल है। रूट आपका 9, √9 आपका इरेशनल नहीं है, √9 क्या होगा? आपका रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इरेशनल नंबर को। स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इट मीन्स वो क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया। तो एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी written in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। तो इसमें मैंने बताया √2, √5, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू आप क्या लेते हो? 22/7 लेते हो, बट कब? जब आपको कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, मतलब कि आप कैलकुलेशन करने के लिए 22/7 लेते हो, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 3.14159.265 ... ठीक है, तो ये क्या है? आपकी पाई भी क्या है? आपका एक इरेशनल नंबर है। इसको भी आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। √2 को भी आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.41, 421, 356 एंड सो ऑन। ऐसे ही √5 की वैल्यू आपको ये गिवन कर रखी है मैंने, 2.23, 60, 67, 97 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये √2, √5, पाई, ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, हम इनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर कहलाते हैं जो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब कि वो जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहे हो, मतलब कि डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमरेटर में नहीं जा रहा हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब है जो आपने यहाँ पर से √2 में आपने देखा 1.41, 421, 35 नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 छोड़ा हुआ है, और साथ में नंबर जो है इसके आए हुए नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? एक तरीके से हम समझ सकते हैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन से भी कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये क्या होंगे? सारे ही आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इरेशनल नंबर्स को आप कैसे पहचानोगे? इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात आपको ये देखनी है कि हम उसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और सेकंड चीज ये हो सकती है कि आप देखें कि स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, और ये भी समझ सकते हो कि जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है नंबर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का है। अगर ऐसा है तो वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 बातें बताई जो कि आपको ध्यान रखनी है इरेशनल नंबर्स के लिए। ठीक, तो ये हमने समझा इरेशनल नंबर्स को।
अब हमें इरेशनलिटी का प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें द प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ रूट टू के लिए हम प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी देंगे। अब देखो, जब भी हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हमको, जैसे हम पहले ज्योमेट्री में प्रूफ करते हैं, ये स्क्वायर प्रूफ करो या फिर रेक्टेंगल प्रूफ करो या फिर इसको क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करो या फिर रोम्बस प्रूफ करो, ठीक है। उनके लिए हम अलग मेथड का यूज़ करते हैं प्रूफ करते टाइम। बट यहाँ पर थोड़ा सा इरेशनल दिखाने के लिए थोड़ा सा अलग केस है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन का। जब भी हमें इरेशनलिटी प्रूफ करनी होती है तो हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन का, ठीक है। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमेशा हम इरेशनलिटी दिखाने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन का यूज़ करेंगे। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है, हमसे कहा जा रहा है कि रूट टू इरेशनल है, ठीक है। तो हम लेकर चलेंगे कि ये रेशनल है। जब हम रेशनल लेकर चलेंगे तो प्रॉपर्टीज देखेंगे रेशनल वाली, तो उसमें निकलेगा कि ये जो हमने माना था रेशनल, वो क्या है? रेशनल नहीं है। वो प्रॉपर्टी आते आते क्या हो जा रही है? फेल हो जा रही है। तो इसका मतलब जो हमसे कहा गया था क्वेश्चन में वही जो है वो सही था, ठीक है, रूट टू के लिए। तो हम इस तरीके से यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे तो हम यहाँ पर लेट, सबसे पहले हमारा काम होगा लेट करने का। हम रूट टू को क्या कर लेंगे? रेशनल नंबर आपका लेट कर लेंगे। तो लेट रूट टू बी आ रेशनल नंबर। सबसे पहला हमारा काम ये है, आपको स्टेप समझने हैं बस, ठीक है। सबसे हमारा वाला काम यह है कि रूट टू क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब अगर रूट टू एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और एक बात आपको और देखनी है रेशनल नंबर होने के लिए, कि जो पी और क्यू हैं, ठीक है, पी और क्यू क्या होंगे? को प्राइम होंगे। को प्राइम होने का मतलब क्या है? कि पी और क्यू में 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इस चीज का हम यहाँ मेन यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो हम रूट टू को लिख सकते हैं आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहां पर आपका पी एंड क्यू आपके क्या हो जाएंगे? पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये आपके को प्राइम होंगे। को प्राइम होने का मतलब क्या है? कि इन दोनों के बीच में, पी और क्यू के बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं निकल के आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम वाली कंडीशन को आपको मेनली समझना है। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे? क्यू को रूट टू के साथ भेज देंगे। तो रूट टू के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा क्यू और इक्वल टू में आपका पी हो जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है इसे रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव होगा? जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। अब वन साइड तो स्क्वायर कर नहीं सकते अपने मन से, इसलिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप आपको ये ध्यान में रखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट टू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट टू का स्क्वायर मतलब कि 2 हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में आपका पी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आया, मतलब कि क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये कुल मिला के 2 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि 2 का मल्टीपल आ रहा है और जो 2q स्क्वायर पी स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को भी क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। मतलब कि 2 जो है पी स्क्वायर का ही मल्टीपल है। मल्टीपल होने का मतलब क्या है? कि डिविजिबल है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक। अब जब पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, ये चीज आपको मेनली समझनी है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि पी भी जो है वो डिविजिबल होगा। P इज डिविजिबल बाय 2। P भी क्या होगा फिर? 2 से डिविजिबल होगा। देखो, मान लो कि 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 2 जो है 4 को भी डिवाइड कर रहा है, यही तो मतलब है। तो हर केस में ऐसा होगा, ठीक है। जब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो P भी क्या होगा? आपका डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। ये समझ में आया। अब जब P 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 के इक्वल टू क्या हो गया? P हो गया,
ठीक है। और जो हमारी ये इक्वेशन थी इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। 2k इक्वल टू p आ गया। अब बोथ साइड फिर से स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमने p के लिए तो कर लिया, अब आगे और देखते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2k का होल स्क्वायर का मतलब है 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर से रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, 2q स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, क्योंकि हमें पता था कि आपकी जो 2q स्क्वायर की वैल्यू है वो p स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखो 2 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4/2k स्क्वायर इक्वल टू आपका q स्क्वायर। 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। सब फिर से वही बात, k स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है k का मल्टीपल है, मतलब कि 2 जो है वो k स्क्वायर का मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब कि 2k स्क्वायर q स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब कि 2 जो है q स्क्वायर का मल्टीपल भी होगा। इट मीन्स 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो q, आप q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, इसका मतलब q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि p भी जो है 2 से डिवाइड हो जा रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है। और जब हमने पहले ही माना था कि p और q को प्राइम है, इनके बीच में तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आना ही नहीं चाहिए था, बट हमारे सामने तो 2 निकल के आ गया। 2 p को भी डिवाइड कर रहा है और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स जो हमने माना था रेशनल नंबर है वो क्या है, नहीं है रेशनल नंबर ना, क्योंकि हमने दूसरा भी यहाँ पर जो है कॉमन फैक्टर निकाल दिया जो कि 2 निकल के आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारी एजम्पशन को क्या कर रहा है, रॉन्ग दिखा रहा है। तो P and Q are not, ये चीज हम सिंस में लिख सकते हैं, सिंस P and Q are not co-prime, so जो हमारी एजम्पशन थी was wrong, हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी, इसका मतलब क्योंकि हमें 1 के अलावा यहाँ पर अदर फैक्टर मिल गया, कॉमन फैक्टर, अदर कॉमन फैक्टर हमें 2 मिल गया है, ठीक है, तो रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर जो √2 है, √2 इज इर्रेशनल, इसका मतलब कि √2 को इर्रेशनल ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको √2 की इरेशनलिटी को प्रूव करना था बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो आपको देखो पहली बार में तो आपको स्टेप लग रहे होंगे कि क्या ही हो रहा है ये, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके माइंड में ये स्टेप जो है वो सेट हो जाएंगे, 2-3 बार करने के बाद फिर आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आपको √2 की इरेशनलिटी को प्रूव करना है तो आप कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। सिंपली कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि आप एक गलत चीज लेकर जा रहे हो और बाद में आपको रिजल्ट भी गलत ही मिल रहा है, ठीक है, और आप फिर कहोगे कि जो आपको क्वेश्चन कहा गया था इरेशनल है √2, वो फिर क्या है, इरेशनली होके वो रेशनल ना होकर इरेशनली है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कॉन्ट्राडिक्शन में इसको इरेशनल ना होकर रेशनल मानना। जब ये रेशनल है तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां पर P और Q मेन ध्यान रखना है कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, यहाँ ध्यान रखना है। तो P और Q को प्राइम है, मतलब कि P और Q के बीच में 1 के अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद आप सॉल्व करोगे, √2 की मल्टीप्लाई Q से कर दोगे, इक्वल टू में आप P कर दोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो √2 Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर हो जाएगा और 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन 1 लेट कर लोगे। अब यहाँ पर देखो Q स्क्वायर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि
2 का मल्टीपल है एक तरीके से ये, ठीक है, क्यू स्क्वायर। तो जब ये आपका पी स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब 2 जो है वो पी स्क्वायर का मल्टीपल भी हो जाएगा, ठीक है। तब इसका मल्टीपल ये हो जाएगा, तो इसका मतलब कि मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि डिवाइड कर रहा है उसको वो, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब पी भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको बताया 4 का एग्जाम्पल, 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या आया, हमारा कुछ कांस्टेंट निकल के आया, जहां पर जो हमारा के है वो क्या है, वेयर के इज एनी इंटीजर, जहां पर के जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने स्क्वायरिंग कर ली बोथ साइड, और हमारा जो है आ गया 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी की स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस कर दी। नेक्स्ट स्टेप में 2q स्क्वायर, और जब 2 को हम 4 के नीचे ले गए तो हमारा आया 2k स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया q स्क्वायर। तो 2k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, तो q स्क्वायर भी क्या होगा आपका फिर से डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, k स्क्वायर मल्टीपल एक तरीके से, और ये q स्क्वायर की वैल्यू इक्वल बराबर है 2k स्क्वायर के, तो इसका मतलब 2 भी जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। और q क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 क्या है, q को भी डिवाइड कर रहा होगा फिर। तो p और q का एक अदर फैक्टर हमें मिल गया है, अदर कॉमन फैक्टर 2 1 के अलावा। इसका मतलब कि p और q को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो हमारी एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गई है। इसका मतलब कि √2 को रेशनल ना होकर इरेशनल ही होना होगा। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी थी। अब ऐसे ही एक मैं आपको √5 वाली प्रॉब्लम बता देती हूँ। √5 के बाद आप बाकी √3, √7, √11 सबके लिए यही स्टेप जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप 2-4 बार करोगे इस स्टेप को फॉलो तो आपको फिर ये माइंड में सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बार √5 का भी जो है वो कर लेते हैं। √5 को हम इरेशनल प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा, लेट √5 बी आ रेशनल नंबर। √5 एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाएगा या फिर a अपॉन b की फॉर्म में लिखा जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। जहां पर a एंड b आर को प्राइम, जहां पर a और b को प्राइम है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। √5b इक्वल टू आपका a हो जाएगा, b मल्टीप्लाई में चले जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √5b का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब कि 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब फिर से वही चीज़ आ रही है कि यहाँ पर 5 जो है वो 5 जो है b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मल्टीपल है इसका एक तरीके से ये। तो मतलब कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, a स्क्वायर के। इसका मतलब 5 जो है वो a स्क्वायर का भी क्या होगा, मल्टीपल होगा। इट मीन्स को डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर ये 5 से डिवाइड है तो a भी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 5 से। a इज डिविजिबल बाई 5। अब जब a डिविजिबल हो जा रहा है 5 से तो मतलब कि 5 कुछ कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 5 कुछ कांस्टेंट इक्वल टू आपका a हो जाएगा, ठीक है। जहां पर k जो है वो क्या है, k इज एनी इंटीजर, k कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब फिर से हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 25k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर की हम इक्वेशन 1 से यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि है 5b स्क्वायर। तो 25k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये हमने किया फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब 5 से 25 में डिवाइड दे देंगे और k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर। 5 से 25 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 5k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर। अब फिर से जो आपका क्या होगा यहाँ पे, b स्क्वायर जो है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो b भी क्या होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5।
तो हमने निकाल दिया कि ए बी जो है वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है और बी भी जो है वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपका ए एंड बी आर नॉट प्राइम, को प्राइम। ये को प्राइम नहीं है क्योंकि हमें अदर फैक्टर 5 मिल चुका है, ये हम सिंस में लिख सकते हैं। सो जो हमारी एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 इज आ इरेशनल नंबर। इसका मतलब कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर ही है। ये हमने देखा कि हमें किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। ठीक है, रेशनल लेकर चलना है और बाद में देखना है कि वो रेशनल वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि वो इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा इरेशनल नंबर का।